बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो नए तैनात होने वाले DGISI जो हैं उनके हवाले से हैं। ये तैनाती बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि बहुत सारे हलकों का भी ये मानना है कि इनकी तैनाती के बाद जो एक सियासी जो मंजरनामा है वो तब्दील होगा। जनरल फैज़ हमीद साहब जिनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे हैं, खैर उनके ऊपर हम नहीं बात करते क्योंकि आप तमाम को मालूम है कि क्या इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते रहे और कौन जो है वो इल्ज़ाम लगाता रहा। बहरहाल अब चूँकि नए DGISI आ चुके हैं, तैनाती उनकी हो चुकी है, तो इनके हवाले से कुछ बहुत अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ास तौर पर इनसे मुलाकात की कुछ कोशिशें की गई और वो मुलाकात की कोशिशें क्यों की गई, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही अहम लीडर के ऊपर एक बड़ी पाबंदी आयद की जा चुकी है। ये पाबंदी क्या है, क्यों आयद की गई, इसकी तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ में यहीं से करता हूँ कि ये पाबंदी जो PTI के लीडर के ऊपर लगाई गई है, लीडर कौन है, फिर उसके बाद जो DGISI वाला मामला है उसके हवाले से आपको तफसीलात में बताऊँगा। तो नाज़रीन मामला कुछ इस तरह से है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, इस इजलास में पीपल्स पार्टी के बड़े अहम लीडर या रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की थी और गैर पार्लिमानी उनकी जानिब से रवैया इख्तियार किया गया था स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ। और कादिर मंदोखेल साहब जो हैं, ये याद रहे कि ये ज़िमनी इंतखाब जीत कर आए थे और उस वक्त में इन्होंने ज़िमनी इंतखाब जीता था कि जब पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डेड होती जा रही है, अभी भी खैर वो डेड ही होती जा रही है। सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है और दूसरे नंबर पर अगर कहीं कुछ हलकों में अगर कोई कम्पीट कर रहा है तो वो नवाज लीग है। बहरहाल कादिर मंदोखेल साहब जो थे, ये इनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि बहुत अहम वक्त में ये नशिस्त हासिल कर कर ये जो है वो पार्लियामेंट में आए थे। और ये भी याद रहे कि ये पहले PTI का हिस्सा थे, PTI छोड़कर इन्होंने पीपल्स पार्टी जारी की और फिर उसके बाद पार्लिमान में आए। तो अब इन्होंने क्या किया, उस दिन पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी रवैया जो है वो इनकी जानिब से इख्तियार किया गया और इस हवाले से एक वीडियो भी जो है वो काफ़ी वायरल भी हुई जिसमें असद कैसर साहब जो थे वो वार्निंग भी देते रहे। उस दौरान वहाँ पर हुआ क्या था कि कादिर मंदोखेल साहब की जानिब से गिला किया जा रहा था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि मैं आपको ये याद दहानी करा दूं कि उस वक्त जो बिलावल साहब थे उनके पास डाइस था और वो जो है वो इस हवाले से वो बातचीत भी जो है वो कर रहे थे। बहरहाल जब कादिर मंदोखेल साहब की जानिब से स्पीकर साहब से जो है वो बदतमीज़ी की गई तो पहले तो स्पीकर साहब की जानिब से वार्निंग दी गई और फिर ये भी कहा गया कि आप अपनी हदूद में रहें वरना आपको मैं मुअत्तल कर दूंगा। और उसी दौरान बिलावल भुट्टो जो थे, जो कि डाइस पे वो बातचीत वगैरह कर रहे थे, उनके पास खैर माइक था, तो उस वक्त स्पीकर साहब ने कहा भी बिलावल भुट्टो को कि आप ही आपके रुकन हैं, अहम लीडर हैं, आप इनके इस रवैये का जो है वो नोटिस लें और इन्हें बताएं कि इज़्ज़त क्या चीज़ होती है और इज़्ज़त जो है वो किस तरह से की जाती है। जिस पर बिलावल भुट्टो की जानिब से आगे से जवाब दिया गया कि हम आपकी और आपकी ओहदे की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपको भी अपनी और आपके ओहदे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने उस रुकन को मना करें कि आप ये गलत कह रहे हैं, वो उनको बैकअप करते रहे और जिसकी वजह से खमियाजा जो है वो अब उन्हीं को ही भुगतना पड़ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली के पास चूँकि ये इख्तियार भी होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कादिर मंदोखेल के ऊपर पाबंदी लगा दी और ये पाबंदी नाज़रीन इस जो कौमी असम्बली का अहाता है उस अहाते में दाखिले पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। वो अब कौमी असम्बली में जो इजलास होगा उसमें वो नहीं आ सकते। तो बहुत अहम पाबंदी है और एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि जो एक वोट है, अगर खैर कानून साजी तो अब हो गई, लेकिन अब उनके ऊपर ये जो पाबंदी है वो आयद की जा चुकी है और ये स्पीकर कौमी असम्बली का जो है वो इख्तियार भी होता है कि अगर इस तरह से कोई मामला हो तो वो पाबंदी भी आयद कर सकता है। इसके अलावा हमने अक्सर केसेस में ये भी देखा है कि अगर कोई ज़्यादा बदतमीज़ी करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो स्पीकर का ये भी इख्तियार होता है कि वो सिक्योरिटी के ज़रिए से उस रुकन को पार्लियामेंट से बाहर भी निकलवा दे और ऐसा जो है वो पार्लियामेंट में होता भी रहा है अक्सर। तो ये तो थी नाज़रीन पहली खबर। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैं आता हूँ नए DGISI की तैनाती के हवाले से। तो ये तैनाती नाज़रीन बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये जब तैनाती थी, इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूँ तो ये उस वक्त में तैनाती जब ये की गई तो सबसे पहले तो इख्तलाफात सामने आए और
जो एक सियासी हलचल थी, यानी कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उन जमातों में भी अगर किसी ने रूह फूंकी है तो इस तैनाती पर जब कोई झगड़े का जो है वो मामला सामने आया, प्रोसीजर जो था वो फॉलो ना करने के ऊपर जो इख्तलाफात सामने आए, तो उसके बाद अपोजिशन भी खासी एक्टिव हो गई और ये तासुर देना शुरू किया कि मिलिट्री और जो सिविल गवर्नमेंट है उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। तो मामला सिर्फ इतना सा था कि जो इनका नोटिफिकेशन या इनका जो नाम सामने आया था उसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। बाद में जब प्रोसीजर को फॉलो किया गया तो उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से इनकी अनाउंसमेंट भी की गई और फिर अनाउंस ये भी किया गया कि 20 नवंबर को ये अपना ओहदा का जो चार्ज है वो संभालेंगे। तो इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दूसरे साइड पर जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे जिनके पास ये ओहदा था वो पेशावर में उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो वहाँ पर अपना ओहदा जो है वो संभालेंगे। अच्छा, उनके हवाले से अभी ज़राए के मुताबिक ये इतलात आ रही हैं कि पहले उन्हें जुम्मे वाले दिन उन्होंने अपना ओहदा संभालना था, लेकिन अब जो है वो किसी डिले की वजह से हफ्ता इतवार शायद छुट्टी होती है तो वो जो है वो मंडे वाले दिन से अपना बाकायदा तौर पर जो चार्ज है वो संभालेंगे। तो इसमें नाजरीन एक ये भी है कि नवंबर 2022 यानी कि एक साल के बाद चूँकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद एक नाम या एक ख़बर जो सामने आ रही है वो ये भी है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है नए आर्मी चीफ़ के लिए वो जनरल फैज़ हमीद साहब ही हैं। बहरहाल जनरल जो नए तैनात होने वाले DGISI हैं उनके हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊं कि मरीम नवाज़ की जानिब से नाज़रीन ये मुबैना इतलात हैं कि मरीम नवाज़ की जानिब से अपने किसी कारिंदे से ये कहा गया है कि वो बैकडोर के ज़रिए से क्या करें कि नए जो DGISI हैं उनसे राब्ते करें और राब्ते करने का मकसद क्या है, एक ही मकसद है कि किसी तरह से कोई डील जो है वो ली जाए और ये राब्ते पहली मरतबा सामने नहीं आ रहे। इससे पहले भी जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे वीडियो स्कैंडल वाले, आपको याद ही होगा जो उनके वीडियो स्कैंडल सामने आया, वो भी जो है वो इसी तरह से जो मिलिट्री क़यादत है उनके साथ उनकी मुलाकातें जो हैं वो होती रही हैं और उसमें क्या उन्होंने किया, बस ऑब्वियसली यही कि वो जो डील वगैरह थी वो लेने की कोशिश करते रहे। तो इस मुलाकात का भी मकसद यही हो सकता है कि एक तो बैकडोर से किसी तरीके से उनसे डील ली जाए, क्योंकि जो एक नवाज़ लीग है पूरी अपोजिशन का जो एक कहना था कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो इमरान खान साहब की मदद करते हैं, उनके मुश्तरका इजलास में भी उन्होंने मदद की। खैर ये उनका कहना, इसमें कितनी हकीकत है ये आप लोग जानते हैं कि इस तरह से जो बातें हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल अब वो खुद क्या कर रहे हैं कि खुद इनसे रब्ता करके बैकडोर के तरीके से और ख़ुद जो है वो बैकडोर तरीके से पार्लियामेंट में जो है वो आना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट में कोई तब्दीली जो है वो लाना चाह रहे हैं। बहरहाल नए DGISI साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत भी इख्तियार कर चुके हैं। उनका क्या जो है वो आगे आइंदा जो आने वाले दिन हैं उनमें क्या होता है, ये जो राब्ते हैं ये राब्तों की खबर जो है वो कब मज़ीद खुलकर सामने आती है, क्या अपोजिशन जमातें जो है वो अब स्टेप उठाने जा रही हैं, क्योंकि एक चीज़ हमारे सामने इस तरह से भी अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया था कि इस मरतबा जो मुश्तरका इजलास में जो फ़ोन कॉल्स वगैरह की गई कुछ अरकान को और उनसे कहा गया कि मुश्तरका इजलास में बिल के हक़ में वोट दें, तो अब ये वाला सिलसिला जो है वो कट जाएगा और अब इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो अब बिल्कुल ख़तरे में है। तो बहरहाल आइंदा आने वाले दिन जो है वो क्या दिखाते हैं, इस हवाले से जो तफसीलात होंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।